एनिमे 100 साल से ज्यादा एक लंबी जर्नी विथ मोर देन 25,000 प्लस एनिमे के साथ आज एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। ये एक ऐसा आर्ट फॉर्म बन गया है जो आज के दौर में हर जगह पर छाया हुआ है। कोई भी चाहे वो 16 साल का लड़का हो या 40 साल का आदमी एनिमे की दुनिया में हो सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये एनिमे की शुरुआत कैसे हुई? कैसे ये छोटी सी एनिमे इंडस्ट्री इतनी बड़ी बन गई कि आज बाहर के लोग उसे देखने लगे? तो दोस्तों, आज हम एक नजर डालेंगे एनिमे के सफर पर, जो की शुरुआत से लेकर आज की एक ब्लॉकबस्टर हिट तक पहुंची है। वार्निंग, इस वीडियो में हेंटाई नामक वस्तु की बात नहीं होने वाली है। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, गेट ऑन इट। एनिमे की शुरुआत हुई अर्ली 1900s में, जब जापानीज फिल्म मेकर वेस्टर्न कार्टून एंड फिल्म्स लाइक स्टीमबोट विलीज से इंस्पायर होकर उन्होंने सोचा कि हम अपने यहाँ की यूनिक स्टाइल में एनिमेशन क्यों नहीं बना सकते। देन उन्होंने अपने यहाँ की एनिमेशन एंड ड्राइंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट किया। देन इन 1917 में जुंजी कोची ने नामाकुरा गंटाना बनाकर जापान की पहली रिकॉर्डेड एनिमेशन पीस दुनिया के सामने रखी। ये एक छोटी सी कॉमेडी स्टोरी थी जिसमें एनिमेशन का यूज करके एक यूनिक स्टोरी को बताया गया था। लेकिन उस समय जापान तलवारों और जंग से घिरा हुआ था और एनिमेशन को एज एन आर्ट फॉर्म सेटल होने में वक्त लगने वाला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में ये वक्त रिबिल्ड करने का था और उसी के साथ जापानीज कल्चर में एक सिग्निफिकेंट बूम देखने मिला, जिसकी मदद से एनिमे इंडस्ट्री में एक ह्यूज डेवलपमेंट मिला फ्रॉम 1940 से लेकर 1950। इस दौरान जापान के पिवोटल फिगर ऑफ एनिमे का उदय हुआ। टेंजुका को गॉड ऑफ मांगा से भी रिफर किया जाता है। टेंजुका ने रिवॉल्यूशन लाया आर्ट फॉर्म के अंदर बाय इनकॉर्पोरेटिंग सिनेमैटिक टेक्निक्स इन मांगा एंड एनिमेशन। टेंजुका की 1963 सीरीज एस्ट्रो बॉय बनी जापान की फर्स्ट एनिमे जिसने वर्ल्ड वाइड लेवल पॉपुलैरिटी गेन की और शुरुआत की उस एनिमे इंडस्ट्री की जिसे आज हम जानते हैं। एस्ट्रो बॉय ने बहुत से ऐसे ट्रूप हमारे सामने एस्टेब्लिश किए जो कि आज के जॉनर डिफाइन करते हैं, जैसे कि एक्सट्रावेटिंग फेशियल फीचर्स, बड़े आईज एंड सीरियलाइज्ड स्टोरी टेलिंग। 1970 आते आते एनिमे ऐसे से ऐसा हो गया कि सिंपल कार्टून अब एक ऐसी क्वालिटी कंटेंट का मीडियम हो गया जिसमें अच्छी स्टोरी टेलिंग बट कॉम्प्लेक्स राइटिंग के साथ साथ डीपर नैरेटिव आ रहे थे। इस पीरियड में कुछ ऐसे एनिमे जॉनर इजाद हुए जो कि फ्यूचर एनिमे इंडस्ट्री की नींव रखी। स्टूडियो लाइक टोई एनिमेशन एंड मुंशी प्रोडक्शन, जिसकी शुरुआत ओसाका टेंजुका ने की थी, इस दौरान सेंटर बने हुए थे इस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के। ये वो टाइम था जब मेका एनिमे जॉनर का उदय हुआ, पर्टिकुलरली विद शो लाइक मांजीगर जेड इन 1972, जिसे एनिमे हिस्ट्री में एज ऑफ वन ऑफ द फर्स्ट सीरीज टू फीचर अ जायंट रोबोट पायरेटेड बाय ह्यूमन लिखा गया। लेट 70 आते आते इस जॉनर ने अपनी अलग सी प्रेजेंस जमा ली विद मोबाइल सूट गंडम इन 1979। इस दौरान एनिमे इंडस्ट्री में बहुत से बड़े बदलाव देखने मिले हमें, जहाँ पर ये कार्टून बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए हुआ करते थे वो अब एक मैच्योर कंटेंट से चेंज कर दिए जा रहे हैं, जिनका फोकस है टीनेज एंड एडल्ट। 1980s में हुसैन बोल्ट की स्पीड से एनिमे का एक्सपेंशन देखने मिला, जिसे फ्यूल कर रहा था ग्रोइंग होम वीडियो मार्केट VHS। इस दौरान एक मेजर स्टूडियो की भी एस्टेब्लिशमेंट हुई, स्टूडियो गिबली इन 1985। दोस्तों, ये वही स्टूडियो है जिसने स्प्रिंट अवे इन 2003 एंड द बॉयज इज हियर ऑन इन 2024 जैसे एनिमे का क्रिएशन किया है। इन दोनों ही एनिमे को एक ऑस्कर एंड टोटल 7 नॉमिनेशन भी रिसीव हुए हैं। लेकिन ये सब तो फ्यूचर की बात है। गिबली स्टूडियो ने अपने शुरुआती दिनों में वैली ऑफ विंटर इसी ग्राउंड ब्रेकिंग फिल्म से पॉपुलैरिटी गेन की। टेक्निकली वैली ऑफ विंटर इस स्टूडियो की पहली पिक्चर नहीं थी, बट कैसल इन द स्काई इसकी पहली पिक्चर थी। और इसी दौरान अकीरा इन 1988 जैसी आइकॉनिक फिल्म भी आई, जिसका ये वाला सीन का रेफरेंस आपको बहुत सारे एनिमे एंड मूवीज में देखने मिलेगा। इसके साथ ही ये एनिमे की कटिंग एज एनिमेशन और साइबर पंक वाली जो थीम थी उसने इंटरनेशनल ऑडियंस का ध्यान भी खींचा और साथ ही में दिल भी जीता। एनिमे नाम का बॉम्ब जिसकी तैयारी 1917 से हो रही थी वो अब ग्लोबली फटने के लिए तैयार था, लेकिन उसे इंतजार था ऐसे एनिमे का जो कि उसे ग्लोबली फोड़ सके, एंड वो एनिमे था ड्रैगन बॉल जी
Pokemon and the Sailor Moon, in particularly Dragon Ball Z and Pokemon. ये दो बड़े एनिमे थे जो इंटरनेशनली पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे, इन पर्टिकुलरली अमेरिका एंड यूरोप। इन दोनों ही एनिमे की वजह से फ्यूचर के एनिमे को हेल्प मिली ऑडियंस गेन करने में, लेकिन ये मोमेंटम ज्यादा दिन तक ना चला क्योंकि ड्रैगन बॉल जी के खत्म होने के बाद ये थोड़ा सा फीका सा पड़ने लगा था एंड उसी वक्त द गोल्डन एज ऑफ एनिमे की शुरुआत हुई, जिसे आज हम रेफर करते हैं एज द बिग थ्री, नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच। इस मोमेंटम को ना ही बैलेंस किया लेकिन उसे उस ऊंचाई पे ले गए जहां एनिमे अब तक पहुंचा नहीं था। इस समय तेंजुका जैसे ही दिग्गज मांगाकाओं का राइज हुआ, लाइक अकीरा तोरीरामा, क्रिएटर ऑफ ड्रैगन बॉल, जिन्होंने एक्शन मांगा को ही बदल दिया। इन्होंने काउंटलेस वर्क को भी इन्फ्लुएंस किया। इचिरो ओडा, जिन्हें वन पीस के लिए जाना जाता है, जो कि लॉन्गेस्ट रनिंग एनिमे के साथ ही हाईएस्ट अर्निंग एनिमे भी है। वन पीस अपने वर्ल्ड बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स के लिए जाना जाता है। किशिमोटो, ये फेमस अपने मांगा नारुतो के लिए, जिन्होंने हमारी लाइफ में सेक्सी जुत्सु के साथ रसिंगन भी लाया। नारुतो ने एक ग्लोबल सेंसेशन भी लाया जो आज भी एग्जिस्ट करता है। टाई कुबो, जिन्होंने ब्लीच को लिखा है, जो कि आगे चल के बना फादर ऑफ मॉडर्न एनिमे। इस एनिमे ने न जाने कितने ही सारे न्यू जेन एनिमे को इन्फ्लुएंस किया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक डीमन स्लेयर, जेटीकी, ब्लैक क्लोवर। अगर मैं सारे ही मांगाकाओं का नाम लूंगा तो ये वीडियो काफी बड़ी बन जाएगी, जो कि मैं चाहता नहीं, तो मैं एक शॉर्ट में ही नाम बता देता हूँ। हाजिमे इशियामा, टाकेहिको इनोए, योशिरो टोगाशी। अगर हम बात कर रहे हैं एनिमे एंड मांगास की, तो हम कैसे भूल सकते हैं विज़ार्ड के मांगाका केंटारो मियामोतो को, जिन्होंने पूरे के पूरे डार्क फैंटेसी एनिमे जॉनर को ही बदल दिया। ये वो पीरियड था जब हमें स्टूडियो गिबली का राइज देखने मिल रहा था, नॉट जस्ट एज अ जापानीज स्टूडियो बट एज अ इंटरनेशनल स्टूडियो, पर्टिकुलरली विद प्रिंसेस मोनोनोके इन 1997, जो कि एक मेजर हिट थी जापान के बॉक्स ऑफिस पे। इस मूवी ने इंटरनेशनल फिल्म क्रिटिक को भी अट्रैक्ट किया। इसे आगे जाकर नॉर्थ अमेरिका में भी रिलीज किया गया, लेकिन ये इस स्टूडियो को पिक नहीं था। 2001 में आई हुई मूवी स्पिरिट अवे वो फिल्म बनी जिसने जीता एन एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट एनिमेटेड एंड फीचर्ड किया एज अ फर्स्ट एनिमे, और दिखाया एक मीडियम जिसके अंदर पोटेंशियल है कि वो एज अ सिनेमैटिक आर्ट फॉर्म प्रेजेंट कर सकता है। 2000 आते आते इंटरनेट का राइज शुरू हो चुका था, जिसकी मदद से स्ट्रीमिंग सर्विसेज लाइक क्रंचीरोल एंड नेटफ्लिक्स अब एनिमे का डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते थे, वो भी वर्ल्ड वाइड लेवल पर। एंड इस समय बिग थ्री अपने पीक पोजीशन पे भी थी। एनिमे इंडस्ट्री के अंदर ह्यूज चेंजेस देखने मिले ड्यू टू द न्यू टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन ऑफ CGI बेस्ड एनिमे विद हाई डेफिनेशन विजुअल्स। इसी के साथ हाई क्वालिटी एनिमे का एक होर्स लग गया। अब शुरू होना था न्यू जेन एनिमे, एंड इन न्यू जेन एनिमे पॉपुलर एनिमे लाइक अटैक ऑन टाइटन, डीमन स्लेयर एंड माय हीरो एकेडमिया, जिन्होंने हाल के सालों में ही $1 बिलियन छापे एक ऐसी इंडस्ट्री से जिसे वर्ल्ड अभी भी अंडर एस्टिमेट कर रहा था, बल्कि उसे सिर्फ एक बच्चों की इंडस्ट्री सोच रहा था। लेकिन इतनी बड़ी सक्सेस के देखने के बाद अब एक मेन स्ट्रीम अपीलिंग इंडस्ट्री के साथ ग्लोबल इंडस्ट्री के तौर पे भी उभर रहे हैं, एंड पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड अब एनिमे को जानने लगे थे, नॉट जस्ट अ चाइल्ड वॉचिंग इंडस्ट्री बट एक मीडियम दैट कैन सरपास द फिल्म इंडस्ट्री। तुम्हें क्या लगता है कि एनिमे इंडस्ट्री भी फिल्म इंडस्ट्री लेवल पे आ सकती है या नहीं? ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। टिल देन स्टे हेल्दी एंड हैप्पी दिवाली। आग लगा दो इस दुनिया में। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस बस, अबे बेसुरा कहीं का।